हाय एवरीवन, दिस इज आरती मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री के क्रैश कोर्स में, जहां आज हम बात करेंगे ग्रीक एंड रोमन सिविलाइजेशंस की और कैसे ये डिक्लाइन हुए इन द एंशिएंट यूरोप, विच इज़ द फर्स्ट पार्ट एंड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज। तो आज की क्लास में सबसे पहले बात करते हैं कि क्या हुआ था ऐतिहासिक यूरोप में और क्यों ये ग्रीक एंड रोमन सिविलाइजेशंस डिक्लाइन हुए। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि क्या हमारा आज का टॉपिक है। सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट द एंशियंट यूरोप, राइट। हम एंशियंट यूरोप की बात कर रहे हैं और हम ये डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं कि एंशियंट यूरोप कैसा था। तो देखिए, एंशियंट यूरोप जो है हमारा, इसके अंदर बहुत सारे चीज़ों का विकास था। आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री, स्कॉलर्स, हर चीज़ के मामले में ये काफ़ी अच्छा था और दुनिया के एक बहुत बड़े इलाके को इसने जीता हुआ भी था। तो एंशियंट यूरोप की जब हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इस समय में सबसे ज़्यादा विकास हुआ था ह्यूमन सोसाइटी का, और ये विकास हुआ था ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशन के अंतर्गत। ये दोनों ही जो सिविलाइजेशंस हैं, ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशंस, इनमें हर चीज़ अच्छी थी। चाहे वो बात हो फिलॉसफी की, चाहे वो लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कल्चर, किसी भी चीज़ की बात हो, ये हर चीज़ में आगे थे और दुनिया में काफ़ी नाम कमा रहे थे। आपने नाम सुना ही होगा, फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस। हेरोडोटस भी एक ग्रीक स्कॉलर थे जिन्होंने खुद भारत के बारे में भी काफ़ी कुछ लिखा था। हालांकि वो खुद कभी भारत आए नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो लिखा उसी से इंस्पायर होकर के बहुत सारे इन्वेडर्स भारत पहुंच गए। खुद अलेक्जेंडर भी कहीं ना कहीं उन्हीं से इंस्पायर्ड थे। तो ग्रीक का जो इलाका है, ये जो ग्रीक सिविलाइजेशन है, इसका इलाका जो है ये एजियन सी के आसपास था। और ये जो है इनका जो विकास हुआ, जिस प्रकार से ये आगे बढ़े, वो हम इनके शहरों को देख करके कह सकते हैं। तो इनका विकास हुआ था थर्ड मिलेनियम बीसी के अंत में। ठीक है, तो थर्ड मिलेनियम बीसी के अंत तक आते आते ये इलाका बहुत अच्छे से डेवलप्ड हो गया था और ये एजियन सी के आसपास का इलाका था। इस इलाके में बहुत अच्छे अच्छे शहर थे। उन शहरों में काफ़ी सारी पॉपुलेशन रहती थी और ये किंगडम्स बहुत बढ़िया तरीके से वेल स्टैब्लिश्ड किंगडम थे। तो कौन कौन से थे वो शहर? स्पार्टा, एथेंस, मैसेडोनिया एंड कॉरिंथ, ये शहर थे, जिसमें से मैसेडोनिया के राजा थे फिलिप, और फिलिप की मृत्यु के बाद उनके बेटे अलेक्जेंडर ने राज किया और अलेक्जेंडर ने दुनिया को जीतने की भी कोशिश की। तो बेसिकली होता ये है कि इस समय में बहुत सारे शहर और बहुत सारी सिटीज़ का विकास हो रहा था। तो सिटी स्टेट्स एमर्ज हो रहे थे और इसमें हम देखते हैं कि ये अर्बनाइजेशन बहुत अच्छा था। बिकॉज देखिए, यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं वो प्रोडक्शन से रिलेटेड काम, ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड काम, लिटरेचर, पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, इन सब चीज़ों से जुड़े हुए थे। इसीलिए इसको अर्बनाइजेशन कहते हैं। क्योंकि रूरल इकोनॉमी जो होती है उसमें क्या होता है कि गांव में लोग जो रहते हैं, ग्रामीण इलाके जो होते हैं, वहाँ पे ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी ही करते हैं। लेकिन ये लोग काफ़ी विकसित थे। तो यहाँ पर होता ये है कि विकास में इनका सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का रोल है तो वो है ट्रेड एंड कॉमर्स। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है व्यापार होता था और दूसरे देशों से काफ़ी सारा ये व्यापार करते थे। तो ये जो व्यापार इनका होता था, ट्रेड एंड कॉमर्स जो होता था, उससे इनकी जो है काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई और हर चीज़ में ये आगे थे। लेकिन बात यहाँ पे होती है तब जब इनकी लड़ाई होती है पर्शियन किंगडम से, तो बात खराब होने लगती है, क्योंकि पर्शियन एम्पायर भी अपना विकास कर रहा था। तो होता ये है कि इनकी लोकेशन बहुत अच्छी है और आसपास से बहुत सारे इलाके हैं। तो ये बेसिकली जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये जो इलाका है एजियन सी का, ये एक आम है, एक जो है उसी का पार्ट है मेडिटेरेनियन सी का, जो कि यूरोप के आसपास है। तो मेडिटेरेनियन सी जो है, इसकी लोकेशन अगर आप देखेंगे तो वो बिल्कुल बीचों बीच की लोकेशन है, सेंट्रल लोकेशन है। वो जो सेंट्रल लोकेशन है, ये दुनिया के हर एक इलाके को कनेक्ट करता है। तो इसी का एक हिस्सा था ये एजेंसी, जहाँ पर इनका ग्रीक सिविलाइजेशन का विस्तार हुआ था। तो अब ये लोग व्यापार में बहुत बढ़िया हैं। यहाँ पे बहुत सारा जो है लिटरेचर, फिलोसफी, साइंस, आर्ट, आर्किटेक्चर, इन सारी चीज़ों का डेवलपमेंट हो रहा है। अब होता ये है कि हेरोडोटस जैसे कई सारे स्कॉलर्स यहाँ पे आए, जैसे कि फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस मैंने आपको बताया। तो हिस्ट्री के ये हीरो हैं हेरोडोटस, ऐसे नाम याद रखिएगा, इजी है, इजी टू रिमेम्बर।
और इसके अलावा कई सारे और भी स्कॉलर्स एंड फिलोसफर्स थे, जैसे कि आपने सोक्रेट्स का नाम सुना होगा, अरस्तु जिन्हें अरिस्टोटल कहते हैं, टॉलमी, ये सभी जो है यहीं से आए थे। और इसके अलावा हम देखते हैं कि पॉलिटी भी बहुत बढ़िया थी इनकी। आज जो डेमोक्रेसी की बातें आप सुनते हैं, ये अपने कच्चे रूप में यहीं से शुरू हुआ था, यानी कि ग्रीस से ही शुरू हुआ था। तो ग्रीस में ही ये प्रेवलेंट था। और इसके अलावा हम ये देखते हैं कि 5th सेंचुरी सीई में इनका डिक्लाइन हो जाता है। क्यों डिक्लाइन हो जाता है? क्योंकि इनकी जो है लड़ाई हो रही थी पर्शियन किंगडम से। तो पर्शिया से इनकी लड़ाई होने के कारण ऐसा हुआ। पर्शिया को हम ईरान के नाम से भी जानते हैं। और इसके अलावा हम ये देखते हैं कि अंदर ही अंदर इनके इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स भी थे। तो अंदर ही अंदर जो इनके राज्य थे वो आपस में लड़ते थे, और इसीलिए इनका जो है पूरा डिक्लाइन हो गया। लेकिन इन्होंने जो लोगों को सिखाया, चाहे वो आर्ट हो, कल्चर हो, हिस्ट्री हो, सोसाइटी हो, डेमोक्रेसी हो, हर चीज़ जो है आगे आने वाले सिविलाइजेशंस ने सीखी और उसको अडॉप्ट भी किया। तो रोमन सिविलाइजेशन में हमने देखा कि यही सारी चीज़ें दोबारा यूज़ होंगी। रोमन सिविलाइजेशन इटली के आसपास पूरा सेंटर्ड था, लेकिन बेसिकली अगर आप देखें तो ये दो हिस्सों में विभाजित था, वेस्टर्न रोम एंड ईस्टर्न रोम। तो जो आपका वेस्टर्न रोम था, वेस्टर्न रोमन एम्पायर, उसकी रोम कैपिटल है, और ईस्टर्न रोम की कैपिटल है कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसे इस्तांबुल के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि रोमन्स जो हैं ये बहुत कुछ ग्रीक से लेकर के आगे बढ़ा रहे थे, चाहे उनका अल्फ़ाबेट्स हो या उनके रिलीजियस बिलीव्स हो, आर्ट हो, कल्चर हो, सब कुछ। अब आप ये देखेंगे कि बाद में जब ग्रीक्स का डिक्लाइन हो रहा था, तभी इन लोगों ने जो है रोमन सिविलाइजेशन का जो है विकास उसी समय से शुरू हो रहा था। तो इन्होंने भी उसी तरीके से लैंग्वेज, फिलॉसफी, आर्ट, कल्चर, साइंस को आगे बढ़ाया। जो लैटिन भाषा है वो इसी समय में डेवलप हुई थी। तो लैटिन लैंग्वेज जो है इसी पीरियड में डेवलप हुई, और कई सारे यूरोपियन लैंग्वेज का वो बेस बनी। हालांकि ये एलीट लोगों की भाषा थी, जैसे भारत में संस्कृत एलीट लोगों की भाषा थी, वैसे ही यहाँ पे लैटिन जो है उसका मामला था। अब ये जो है लैटिन में ही सारे लिटरेचर्स लिखे गए थे, तो बाद में उनको कॉमन लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का जो काम है वो भी रिनाइसेंस के पीरियड में शुरू किया गया। तो बेसिकली यहाँ देखते हैं जो म्यूजियम बनाने का आर्ट है, जिसे हम लोग कॉलेजियम कहते हैं, ये आर्ट भी इसी समय में डेवलप हुआ था, और रोमन पीरियड में कई सारे म्यूजियम्स बनाए गए थे। इवन रोमन कैलेंडर आज भी यूज़ किया जाता है, थोड़े बहुत बदलाव के बाद आज भी इसे अलग अलग जगहों में विश्व में प्रयोग किया जाता है। और इस एम्पायर के अंदर हम देखते हैं कि स्लेव्स के कारण इनकी सबसे ज़्यादा लग्जरी थी। तो स्लेव्स का ये बहुत एक्सप्लॉयटेशन करते थे, दास प्रथा, जहाँ दासों के कोई अपने राइट्स नहीं होते हैं और उनको किसी वस्तु के तरह ही खरीदा या बेचा जाता था। तो यहाँ पे रोमन एम्पायर में भी यही चीज़ थी। तो रोमन एम्पायर में स्लेव्स बहुत थे, लेकिन ये अपने इम्पीरियलिज्म के कारण डिक्लाइन हुआ, क्योंकि यहाँ पे ये लोग बहुत ज़्यादा विस्तार कर रहे थे, लेकिन जितना इन्होंने विस्तार किया उतना ये मैनेज नहीं कर पाए। और हुआ ये कि यहाँ पे क्रिश्चियनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही थी और चर्च की पावर बढ़ रही थी। तो कहीं ना कहीं ये अपने धर्म की वजह से भी आप ये मान सकते हैं कि उस चीज़ को समझ नहीं पाए कि जो बदलाव है, जो चेंज है, जो साइंस है, उसको थोड़ा समझे और मैनेजमेंट पर भी कोशिश करें। तो क्रिश्चियनिटी है, इसने भी एम्पायर में राजा को, डेवलपमेंट को, विकास को, एक इक्वालिटी वाले समाज को काफ़ी ज़्यादा जो है हार्म किया और लोगों को उस नए नज़रिए से सोचने नहीं दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि जो नदर्न इन्वेडर्स हैं, यानी कि जर्मनी से बारबरिक ट्राइब्स का जो इन्वेशन हुआ, उससे ये रोमन एम्पायर डिक्लाइन हो गया। तो ये वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट में डिवाइड तो था ही, और हमने जैसे कि देखा कि भाई ये जो वेस्टर्न पार्ट था, यहाँ पे रोम कैपिटल थी इसकी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वेस्टर्न पार्ट में रोम का डिक्लाइन क्यों हुआ, क्योंकि जर्मन बारबरिक ट्राइब्स जो थे, इन बारबेरियंस ने, खानाबदोश लोग थे, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थे, इन्होंने जो है इन पे अटैक किया और फिर ये वेस्टर्न पार्ट डिक्लाइन हो गया। और इसके अलावा जो ईस्टर्न पार्ट है उस पर कॉन्स्टेंटिनोपल का इलाका, जो इस्तांबुल के नाम से भी जाना जाता है, उसको कब्जा कर लिया था तुर्की रूलर्स ने। तो ईस्टर्न पार्ट जो है वो 1453 सीई में तुर्कियों के कंट्रोल में आ गया, और इससे रोमन सिविलाइजेशन भी डिक्लाइन हो गया। इसके बाद फिर एक डार्क एज की शुरुआत हुई, जिसे हम मिडिवल टाइम्स में पढ़ते हैं। तो ये पूरा पार्ट जो था, ये था आपका एंशियंट यूरोप का पार्ट। अब मिडिवल यूरोप में आया डार्क एज। इस डार्क एज को जानेंगे हम अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा इस सीरीज़ को कंप्लीट करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।